हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वेरिएबल्स इन जावा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही डेटा को स्टोर करने का बेसिक तरीका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज वेरिएबल? So variable is a name memory location used to store data during program execution. In Java, all variable must be declared with a data type before use. Variables help in storing values that can change while the program runs. सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं वेरिएबल एक बॉक्स जैसा होता है जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। हर वेरिएबल के एक नेम होते हैं और एक टाइप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं इंट एज इक्वल टू एज इक्वल टू 20 और सेमीकोलन, तो इसका मतलब है कि एक मेमोरी बॉक्स बना है जिसमें इंटीजर वैल्यू 20 रखी गई है और उसका नेम एज है। सो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेकंड हमारा पॉइंट है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जावा में वेरिएबल्स के नाम रखते हैं वक्त कुछ रूल्स फॉलो भी करना पड़ता है, जैसे कि वेरिएबल नेम हमेशा लेटर से स्टार्ट, अंडरस्कोर या डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। और ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब एज अगर स्मॉल ए जी ई है और कैपिटल ए जी ई है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं। ये केस सेंसिटिव है। जावा के कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कीवर्ड्स जितने भी रिजर्व्ड होते हैं इन क्लास पब्लिक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें जब सम कराया था तो उसमें मैंने दिखाया था तुम्हें कैसे मैंने इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया था। तो ये सारे रिजर्व कीवर्ड हैं, तो जावा में इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं होता। सो बेस्ट प्रैक्टिस है कैमल केस में लिखना एग्जाम्पल। कैमल केस के बारे में हम आगे सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम को कोड लिखेंगे तो मैं क्लियर तुम्हें समझा दूंगा। सो अगर एग्जाम्पल में तुम बात करना चाहोगे नेमिंग वेरिएबल्स के, तो जैसे कि तुम एग्जाम्पल में इंट मार्क्स लिखते हो और इंट 1 मार्क्स लिखते हो, तो 1 अगर तुमने आगे लिखा कोई भी इंटीजर वैल्यू तो तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट। अभी तक मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी थ्योरी थ्योरी चल रही थी, तो मैं तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल मैं तुम्हें वीएस कोड में रन करके दिखाएगा। तो यहाँ मैंने एक मेन नाम का फोल्डर ओपन किया है और वेरिएबल डॉट जावा नाम की मैंने फाइल बना दी है और ये मैंने पब्लिक क्लास वेरिएबल लिख दिया, एक क्लास बनाई है। और जो वेरिएबल है और जो क्लास का नाम है दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ मैंने मेन फंक्शन लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। मैंने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका। और यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, ये मैंने कमेंट किया है, ये हमारा सिंटेक्स वैल्यू है, सिंटेक्स वैल्यू है, सिंटेक्स वैल्यू या मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर। ये हमारा सिंटैक्स है लिखने का। डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप में क्या मैंने पढ़ाया था तुम्हें, इंट, बूलियन, चाहे डबल हो चाहे किस टाइप का भी हो, उस बेस पे हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नेम, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल नेम में मैंने बताया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही कि वेरिएबल कभी भी अंडरस्कोर एंड लेटर से और कभी भी रिजर्व कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होता। अंडरस्कोर, डॉलर एंड ए टू जेड लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट होता है। तुम यहाँ तक बात को समझ चुके हो। तो अभी मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, इंट एज इक्वल टू 20। ये एज हो गया। ऐसे ही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहना चाहिए। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान देना है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग के नेम को लिखने के लिए हमें डबल कोट्स यूज करने होते हैं। डबल एस लिख दिया और मैंने एंड में सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे ही मैंने डबल लिखा जिसमें हम डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, जैसे मार्क्स है, मार्क्स इज इक्वल टू 8.5।
सो ये मैंने 3 वेरिएबल है जिसे मैंने इनिशियलाइज़ किया एंड डिक्लेयर कर दिया। तो तुम यहाँ तक समझ में आ रही है तुम्हें सारी बातें, तो तुम ज़रूर कमेंट करना कि यस हमें पूरी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, इंट, स्ट्रिंग, डबल, ये 3 वेरिएबल डेटा टाइप हैं जिन्हें मैंने डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद उनके नाम लिखा, फिर उनकी वैल्यू को दिया। तो वेरिएबल मैंने तुम्हें बताया था कि जिसमें वैल्यू को क्या करते हैं, जिसमें एक कंटेनर है वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने एक चीज़ कर दी, फिर हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कराने का हमारा जो स्टेटमेंट था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सो माई एज इज, तो हमने यहाँ डबल कोड नहीं डाला जिससे एरर आएगा। तो कभी भी हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमें प्लस एंड उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, जैसे एज, माई एज इज, और जो हमारा एज है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और वैल्यू प्रिंट कराते हैं, माई नेम इज, इसको भी मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा, तो हमें सबसे पहले डबल कोट्स में से डालना होगा। तो हमने डबल कोट डाल दिया, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे और फिर नेम वेरिएबल लिख देंगे। सो SESOUT ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे तुम वैल्यू को लिख दोगे, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ फिर से हम डबल कोट्स के अंदर मार्क्स डालेंगे, माई मार्क्स इज, एंड फिर प्लस का निशान और मार्क्स वेरिएबल लिख देंगे। सो फाइनली हम इसको अब रन करेंगे। रन करने के लिए एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रही है, हमने एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो फाइनली हम अब रन करेंगे जावा को। सो यहाँ पे हमारा जावा रन हो चुका है। माई एज इज 20, माई नेम इज डबल एस, माई मार्क्स इज 8.5। तो यहाँ तुम्हें कोई भी कंफ्यूजिंग हो रही हो तो तुम्हें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे हम और बहुत सी सारी वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम और भी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने क्लास बनाई वेरिएबल के नाम से, जो तुम फाइल का भी नाम देख सकते हो। और ये मैच करना चाहिए दोनों, यहाँ कैपिटल वी होता तो एरर आ जाता हमारा। और यहाँ मैंने मेन फंक्शन लिख दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने बता दिया। ये एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और ये डेटा टाइप है, इंट, स्ट्रिंग, एंड मैंने सारी चीज़ ये तुम्हें बता चुका हूँ मैं। और ये वैल्यू मैंने स्टोर की है वेरिएबल के अंदर में, और ये फिर मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। सो ये बेस्ड ऑन स्कोप। सो स्कोप के हिसाब से जावा में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल ये मेथड होता है या ब्लॉक के अंदर बनता है, सिर्फ वही मेथड चलने तक एग्जिट करते हैं। और सेकंड है इंस्टेंट वेरिएबल्स, एंड थर्ड है स्टैटिक वेरिएबल्स। इंस्टेंट इंस्टेंस वेरिएबल ये क्लास के अंदर बनते हैं बट मेथड के बाहर हर ऑब्जेक्ट का अपना कॉपी होता है, मतलब डुप्लीकेट होता है। और थर्ड है तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल। ये स्टैटिक कीवर्ड होते हैं जो बनते हैं, ये क्लास के लेवल के होते हैं और सब ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉमन होते हैं। सो ए ऑप्शन, बेस्ड ऑन स्कोप में हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। सो हमारा एक रैम होता है, रैम के अंदर में क्या होता है कि एक जगह हमारी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यूज स्टोर होती है, सेकेंड जगह उसके नीचे आओगे हीव के अंदर में। मैं तुम्हें सारी बातें ये एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में, तुम अभी इसको सिर्फ इतना समझ लो। ये 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। और बेस्ड ऑन डेटा टाइप वेरिएबल देयर आर 2 टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, primitive variables, and reference variable data types. So int, float, char, boolean, etc, ये सारे प्रिमिटिव वेरिएबल के एग्जांपल हैं। तुम देख सकते हो, इंट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फ्लोट क्या होता है, कैर क्या होता है, बूलियन। और रेफरेंस वेरिएबल एरेज, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, जो तुम समझ ली। अब मैं आगे, जो ऑब्जेक्ट एरेज, स्ट्रिंग या एड्रेस स्टोर करते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा टाइप एंड डिफॉल्ट वैल्यू।
मैंने इन्हें वैल्यू में शो करके दिखाया, तुम इसे पढ़ लेना। और वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन इंट ए है, इनिशियलाइजेशन में a इक्वल टू 10 है। सो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इंट a इज इक्वल टू 10। सो डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सी द टेबल बिलो। सो तुम सिंपल में समझते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन वेरिएबल बनाने के 3 स्टेप होते हैं। पहला है डिक्लेरेशन, सेकंड है इनिशियलाइजेशन एंड थर्ड है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। सो डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि तुमने इंट एक्स, एग्जांपल में इंट एक्स है और सेमीकोलन है, और डिक्लेरेशन हो गया, ये तुमने डेटा, जो डेटा वेरिएबल है तुमने उसको शो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इंट एक्स नाम का कोई वेरिएबल है। और सेकंड स्टेप में आता है इनिशियलाइजेशन, x इज इक्वल टू 10, मीन्स इसमें तुमने इनिशियलाइज कर दिया कि x की जो x वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 10 है। और डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इंट x इज इक्वल टू 10, यहाँ तुमने पूरा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी और उसकी डेटा टाइप को भी डिक्लेयर कर दिया तुम। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इंस्टेंट और स्टैटिक वेरिएबल के लिए जावा ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करता है, लेकिन लोकल वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती, उन्हें हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल है इंट 0, फ्लोट 0, बुलियन फॉल्स। सो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस जैसे नल हो गया। सो वेरिएबल, लोकल इंस्टेंस, स्टैटिक, ये सारी बातें मैंने बता दी है लास्ट। सो अभी हमने वेरिएबल के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल टाइप के बारे में। तो वेरिएबल टाइप 3 टाइप के होते हैं, हमने बात किया था अपने जो थ्योरी कंसेप्ट चल रहे थे। तो वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वेरिएबल टाइप, वो होता है, क्या होता है बताओ ना, क्या होता है यार? यार इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम। सो पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है इंस्टेंट वेरिएबल एंड थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो वेरिएबल जो फर्स्ट है हमारा, तो पहले हम एक फाइल बनाते हैं, वेरिएबल टाइप डॉट जावा। सो हमने एक वेरिएबल टाइप नाम की एक फाइल बनाई जिसके अंदर हमने एक क्लास बनाई वेरिएबल टाइप डॉट जावा। सो सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? जो हम अपने मेथड के अंदर लिखते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं, मींस जो हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, तो वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा। तो लोकल वेरिएबल लिखने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर यूज करना होता है। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये 4 टाइप्स के हमारे जावा में एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो पब्लिक लिख दिया मैंने, और फिर वॉइड के बारे में मैंने बात किया था कि वॉइड हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सो पहली वीडियो से जो लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि वॉइड क्या है। तो प्लीज शुरुआत से वीडियो को देखो, धीरे धीरे सारी बातें समझेंगी। मैं हर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पब्लिक वॉइड, और हम नाम दे देंगे शो, और हमारा ये मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया। तो हमने यहाँ पे अपना पब्लिक वॉइड शो लिख दिया है और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपने लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल इंट एज इक्वल टू 10 लिख दिया हमने इंट एज जो है वो 10 लिख दिया, हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, तुम जैसे समझ सको। और फिर इसको हम SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हमारा लोकल वेरिएबल, सो वेरिएबल, और फिर हमने प्लस लिया, उसके बाद हमने एज लिख दिया, और फिर हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन की सिंटैक्स क्या थी? अगर तुम्हें पता है तो प्लीज कमेंट करो। तो मेन सिंटैक्स जो था, मेन फंक्शन लिखने का सिंटैक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मैंने लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर हमें जो हमने लोकल वेरिएबल को लिखा है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें पता है क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना एक क्लास डिक्लेयर करना चाहिए। हमें क्लास कैसे बनाना है, अभी हमें कुछ उसके बारे में सोचना नहीं है। क्लास सिर्फ मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ कैसे क्लास हमें क्रिएट करना होता है। क्लास क्रिएट करने का सबसे पहले होता है कि सबसे पहले जो तुम्हारी क्लास का नाम है उसको यहाँ पे कॉपी करो। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलतियां की हैं। सबसे पहले ये डिक्लेयर का काटो और इंटर, यहाँ पे इंटर करते हैं अपन लोग और बैक। यहाँ हमने करली ब्रेक एंड किया और यहाँ पे हम फाइनली अपना लिखेंगे टैब। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर में अब हम लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कैसे हम मेथड को एक्सेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल का जो नाम है उसको लिखना पड़ता है। तो वेरिएबल का नाम के लिए हमें कंट्रोल बी, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, वेरिएबल टाइप अपने लिख दिया। उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिससे हम, क्योंकि क्लास के अंदर हमने इसको लिखा है ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट नाम का वो बना लेते हैं और उसके बाद इक्वल टू न्यू, ये हमारा सिंटेक्स है। और फिर उसके बाद वेरिएबल टाइप फंक्शन, और फिर हम लिखते हैं, और एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट SHOW, यहाँ शो हो जाएगा तुम्हें। तो अभी हम इस चीज को रन करते हैं, रन जावा। तो तुम्हें यहाँ लोकल वेरिएबल 10 एक्सेस हो गया। तो बेसिकली इसमें था क्या कि जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है जो हमने मेथड के अंदर लिखा है। लोकल वेरिएबल जो हमने मेथड के अंदर लिखा है, तो ये हमारा एक वेरिएबल डेटा टाइप, वेरिएबल का एक टाइप था जो वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा था वेरिएबल का जो दूसरा टाइप था वो है इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल के बारे में कंप्लीट बात कर ली। अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं। हमने इसे कमेंट आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, वापस हमें एक क्लास बनानी है। कमेंट आउट एक काम करते हैं, इस चीज को नहीं करते हैं, रहन दो, कर ही देते हैं। उसके बाद पब्लिक क्लास वेरिएबल टाइप हमारा हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो हम क्लास के अंदर लिखते हैं। तो क्लास के अंदर लिखने का क्या मतलब, हमें मेथड के अंदर नहीं लिखना होता है, मेथड के ऊपर लिखना होता है। तो वो इंस्टेंस वेरिएबल है। एग्जाम्पल में इंट एज इक्वल टू 20 एंड सेमीकोलन। ये हमारा क्लास हो गया। हम फिर हम मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिख दिया हमने। उसके बाद इस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट बना करके। तो हमें क्या करना होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, मैंने क्या रूल बताया। सबसे पहले हमारा जो सिंटैक्स होता है, तो हमारा क्लास का नाम होता है, पहला हमारा क्लास का नाम होता है। फिर जो हम उस ऑब्जेक्ट के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम होना चाहिए, हम कोई सा भी नेम लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू न्यू, और फिर उसके बाद जो होता है वो फिर वापस क्लास का नाम होता है और पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल टाइप। सो वेरिएबल TYPE टाइप हो गया। वेरिएबल टाइप लिखने के बाद मैंने क्या बताया, सेकंड हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। तो मैं OBJ ही लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम चाहो तो कुछ और भी नाम लिख सकते हो। और फिर हमारा सिंटेक्स क्या होता है, हमें न्यू लिखना होता है। और फिर उसके बाद वेरिएबल टाइप पैरेंथेसिस। और फिर हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है बताओ, मैंने ऊपर किया हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट एज। सो
अब हम इसको रन कराएंगे। सो रन कराने के लिए हमें रन जावा पे जाएंगे और उसके बाद चीज़ों को रन कराएंगे। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, मैंने कुछ तो गलती की है। सो यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट डॉट एज तो लिख दिया है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें तो प्रिंट भी करा रहा है ना उसको। तो SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट इंस्टेंट वेरिएबल, ये लिखने के बाद हमें सेमी कोलन और उसके बाद हमें प्लस लिख करके ऑब्जेक्ट डॉट AGE एज। सो अब हमारा कोड रन कर जाएगा। सो इंस्टेंस वेरिएबल इज 20। तो फाइनली हमने इसको रन कर दिया। अब नेक्स्ट हम थर्ड बात करने वाले हैं, कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो हमने दो वेरिएबल के बारे में बात कर लिया, इसको अब हम करते हैं कंट्रोल/कमेंट आउट। तो अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी है, पब्लिक क्लास वेरिएबल। और यहाँ पे हमें क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक ये होता है कि वेरिएबल क्लास के साथ अटैच है, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। तो स्टैटिक का यही मतलब होता है। और इसके लिए और ये स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले हमारा जो JVM है वो स्टैटिक वेरिएबल को देखता है कि स्टैटिक इसके पास लगा है तो सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देगा एज कंपेयर टू इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक और हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग में हमारा S कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रिंग लिख दिया, उसके बाद हम वैल्यू लिखने वाले हैं। जो स्ट्रिंग की वैल्यू हम क्या लिखें, तो IIT दिल्ली, थोड़ा सा सिंपल लगेगा। तुम में से अगर कोई IIT का बंदा हो, मेरे को तो नहीं लगता कोई IIT का बंदा इस चीज को देख रहा हो, बट अगर इन फ्यूचर अगर कोई देख रहा है तो तुम कमेंट जरूर करना कि तुम IIT से हो। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिख देने के बाद हम पहले क्या कर रहे थे, हम ऊपर देख सकते हैं हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा। स्टैटिक में हमें वेरिएबल लिखने की मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के बाद डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं माई कॉलेज, उसके बाद सेमी कोलन और उसके बाद प्लस लिख करने के बाद हमें क्या करना है, स्ट्रिंग लिखना है। तो हमने स्टैटिक स्ट्रिंग लिख दिया। हमने यहाँ पे एक गलती की, स्टैटिक भी लिखा स्ट्रिंग भी लिखा, लेकिन उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। तो वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या होना चाहिए, सो हाँ कॉलेज हम लिख देते हैं, कॉलेज। सो हमारी ये वो हो गई। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं कॉलेज। सो अब नाउ हम इस कोड को हम रन करते हैं। कोड को रन करने के लिए सो इंस्टेंस वेरिएबल इज 20, ये हमने वैसा रन किया है। एक सेकेंड, कंट्रोल, मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ, रन जावा। तुमने यहाँ देखा माई कॉलेज IIT दिल्ली। तो फाइनली तुमने समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले इसको मैं बड़ा कर लूँ। हमने यहाँ पे पहले लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने न्यू इंस्टेंस वेरिएबल, या मैं लिख देता हूँ इंस्टेंट वेरिएबल, जो हम क्लास के अंदर लिखते हैं और थर्ड हमारा जो था स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। थर्ड हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने इसका यही एक मेन मतलब रूल होता है कि स्टैटिक वेरिएबल का जो हम स्टैटिक अगर किसी स्ट्रिंग के आगे किसी वैल्यू मतलब किसी इंट के वैल्यू के आगे हम लिख देते हैं स्टैटिक,
तो ज़्यादा प्रेफरेंस स्टैटिक को मिलता है। स्टैटिक करता क्या है, ये क्लास के साथ अटैच होता है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम इसको डायरेक्ट ही प्रिंट करा सकते हैं, जैसे तुमने अभी मैंने प्रिंट करा के दिखाया। तो ये थी हमारी डेटा टाइप्स, मतलब जो हमारा वेरिएबल का टाइप्स है उनके बारे में। तो इस वीडियो में आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अभी एंड नहीं हुआ, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी जा रही है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगा कि मैं सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में सही से एक्सप्लेन कर दूं। तो इस वीडियो के एंड काफ़ी बड़ी हो रही है ये वीडियो, बट इसलिए मैंने इस कोड को पहले ही लिख दिया है ताकि वीडियोस का जो टाइम है थोड़ा सा कम लगे और तुम्हें सही से समझ आए। तो मैंने एक फाइल बना ली है ऑपरेटर्स डेमो डॉट जावा, और उसमें मैंने ये सारे कोड लिख दिए हैं जिससे तुम्हें सही से एक्सप्लेन हो जाए। सो हमने इसको बंद कर लिया। उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने क्लास तो बना ली, उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिख दिया। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले आते हैं यही ऑपरेटर। इसमें हम बेसिक मैथ्स के लिए ये यूज होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें यहाँ पे कोड करके दिखाया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस बी मल्टीप्लाई इस टाइप से किया है। तो हमने यहाँ एक वैल्यू डिक्लेयर किया है। हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये कौन सा है वैल्यू है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, या क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया था कि जो मेथड के अंदर होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, जो क्लास के साथ होते हैं। और स्टैटिक अगर इसके आगे लग जाता तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंट दो वेरिएबल है, ये तुम इसके नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाए हैं। जैसे हम 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, माइनस करेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, एंड डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और तुम सोचोगे ये इंटीजर डिवीजन है, यहाँ पे अगर फ्लोट की वैल्यू मैंने नहीं लगाई है। ठीक। और अब हमारा नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने दो वैल्यू ली है, एक्स की वैल्यू 5 एंड वाई की वैल्यू। ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने दो वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद हम इस पे रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं कि इनमें कंपैरिजन होता है। ऑपरेटर्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इसे। ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप से। तो मैंने वैल्यू एक्स और वाई वैल्यू लिख ली है, और उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया है, सो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये इक्वल टू का निशान है। इसको इक्वल टू, अगर तुमने डबल इक्वल टू लगा दिया ना, तो क्या ये वैल्यू बराबर है, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। क्या ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही लेस देन, ग्रेटर देन वैल्यू, अगर ये बड़ी है छोटी है, इस बेस पे तुम, ये तो बेसिक मैथ्स के फंक्शन है, तुम फंक्शन है जो तुमने पहले पढ़ रखा है। थर्ड नंबर पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये कंडीशन का कंबाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे तीन होते हैं, एंड, और नॉट। तो एंड और नॉट, ये एक बुलियन हैज आईडी, इंट वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया एंड हैज आईडी ट्रू कर दिया। यहाँ पे इंट एज की वैल्यू जो है वो 20 कर दी, बुलियन हैज आईडी ट्रू कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमने कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने इसको परफॉर्म किया। जो एज की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 18 है एंड हैज आईडी। सो इसका मतलब क्या है कि एंड का हम इसलिए यूज करते हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने किया, एज, क्या एज 18 से बड़ा है, क्या 18 जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो 20 है भाई, तुम देख सकते हो। तो और हैज आईडी तो ट्रू है। और लास्ट हमारा जो थर्ड है वो है एज ग्रेटर देन 18, 18। तो ये फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो एज है वो 18 से बड़ा तो है, ट्रू था,
और यहाँ पे हमारा नॉट लग गया जिसकी वजह से ये फॉल्स बन गया। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली इफ कंडीशन और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। अब फोर्थ नंबर पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखते हैं नॉर्मल असाइनमेंट होता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं नॉर्मल असाइनमेंट होता है, पर इसका जो शॉर्ट हैंड वर्जन भी होता है जिससे हम इस वैल्यू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू मॉड्यूल इक्वल टू। मॉड्यूल बेसिकली परसेंटेज का वो होता है, लेकिन मैं तुम्हें मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा जब रिमाइंडर जो बच जाए। मीन्स अगर तुम 2/4 करते हो और जो वैल्यू रिमाइंडर में आ जाती है तो वही मॉड्यूल होता है हमारा। सो एग्जाम्पल है हमारा इंट नम इक्वल टू 10 हमने लिख लिया। सो असाइनमेंट वैल्यू क्या करेगा, हम इस वैल्यू में असाइन कर देंगे। असाइन में क्या होगा कि हम इस वैल्यू को लिखेंगे नम प्लस इक्वल टू 5, तो हमारा ये 15 होगा। ये कैसे हुआ, हमने प्लस कर दिया 10 में 5 तो ये हमारा 15 हो गया। ऐसे ही 3 में 12 हो जाएगा, ये माइनस कर दिया ना, पहले वैल्यू 15 थी अब माइनस हो गया तो वो 12 हो जाएगी। ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 से कर दिया तो 12 2 या 24। इस टाइप से हमने ये सारे टास्क परफॉर्म कर दिए और रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू हमारी 6 है और 5 है तो हमारी रिमाइंडर वैल्यू इंटीजर में 1 आएगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो फाइनली हमने ये भी हमारा जो ऑपरेटर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है यूनरी ऑपरेटर। ये एक ऑपरेंड का काम करता है, इसमें प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आते हैं। एग्जाम्पल है यू हमने इक्वल टू 5 ले लिया और यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, अगर प्लस यू किया तो हमारा 5 ही प्रिंट होगा। अगर हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो +5 होगा। फिर हमने इंक्रीमेंट ही किया। सो यूनरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। इसमें प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आते हैं। जैसे एग्जांपल है u इक्वल टू 5 है, यहाँ 5 मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ जो प्लस यू है तो इसमें ये 5 ही होगा, बस साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया और उस वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया उसने। और नेक्स्ट है तुम्हारा माइनस यू, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, तुम देख सकते हो। और फिर इसके बाद आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में इसने क्या किया, ये प्लस प्लस कर दिया, मतलब अभी भी वैल्यू 5 है, कोई वैल्यू साइन चेंज नहीं हुआ उसमें। पहले वैल्यू प्रिंट होती है फिर यू इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब प्रिंट 5 होगा और बाद में अगर यू 6 हो जाएगा। और फिर तुम देखोगे ये भी प्री इंक्रीमेंट है। ये जो प्लस प्लस यू है ये प्री इंक्रीमेंट है, ये 7 ये प्रिंट कराएगा। और पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर प्रिंट होगी। और देन है हमारा ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसमें पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर डिक्रीमेंट होगी। और फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट प्री डिक्रीमेंट। ये पहले वैल्यू घटेगी फिर प्रिंट होगी। तो इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं तुम्हें इन्हें आने वाली वीडियोस में जब मैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें सही से समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बस तुम इस चीज को देख लो, इस चीजों को समझ लो कि ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो बिट वाइज ऑपरेटर एक सिंपल ऑपरेटर नंबर्स के बिट पे काम करता है। जैसे तुम्हें पता है कि हमारे बैकएंड पे जो बाइनरी सिस्टम पे ये वर्क कर रहे हैं, तो मतलब नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके हर बिट पे ऑपरेट करता है। जैसे एंड होता है, एंड में क्या होता है, एंड का मतलब दोनों बिट्स 1 हो तो रिजल्ट 1 वरना 0। एग्जांपल है यहाँ पे एंड है, तो एंड में अगर p एंड q दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो 101 एंड 011, तो ये सेम वैल्यू है तो 1 है, ये दोनों ही ट्रू हैं। इस टाइप से वैल्यू और एक्सोर एंड नॉट की वैल्यू मैंने डाल रखी है, ये इसको नॉट बोलते हैं। तुम ये जो डिनोट कर रहा है ये नॉट का साइन डिनोट करता है। ये इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि तुम इसे अपने VS कोड में रन करके देखो ताकि तुम्हें ये चीज समझ आए।
और नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक बेसिकली ये होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स का। सिंटेक्स होता है कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। एग्जांपल है वोटर एज है 18 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टर्नरी ऑपरेटर, स्ट्रिंग रिजल्ट वोटर एज, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी। कंडीशन में क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इलिजिबल टू वोट, नॉट इलिजिबल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो तुम रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, या वोट नॉट इलिजिबल, तो ट्रू आना चाहिए मीन्स एलिजिबल टू वोट, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन के बेस पे होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो हम रिकेप कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स की बात की, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड, जो भी तुम 10वीं क्लास में की बहुत पहले से करते आ रहे हो। रिलेशनल ऑपरेटर ये तुमने कंपैरिजन किया, यहाँ पे कंपेयर करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, यहाँ पे हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू मतलब इसके लिए हमें इस तरह लगाना पड़ता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब तो पढ़े रखा है तुमने। और लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और, मतलब एंड में तुम्हें दो वैल्यू दी जाएगी, अगर इसमें से एक भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू होने चाहिए, एक ट्रू हुआ एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। दोनों ट्रू है, एंड में भी अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही और में इसमें से एक भी ट्रू हो जाए, मीन्स एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उसके बेस पे ये ट्रू हो जाएगा। और इसमें ये वैल्यू गलत हो गई क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे नॉट लग गया। क्या एज 18 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है, तो लेकिन तो एज बड़ा है, तो इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर तुमने असाइन कर दी वैल्यू को, उसमें प्लस माइनस मतलब वैल्यू को बढ़ा देना, सिंपल में बताऊं तो। यूनरी ऑपरेटर भी देख लिया, यहाँ हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हम आने वाले लूप कंडीशन में पढ़ेंगे, जिससे तुम क्लियर एक्सप्लेन और समझ पाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी इसके लिए भी कुछ भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये तुम्हें सिर्फ मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।